विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही सूबे का घमासान बढ़ता जा रहा है। सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस आमने सामने है। इस बार का घमासान कुछ अलग अंदाज में दिख रहा है। इसका कारण है दोनों दलों के केंद्रीय नेतृत्व का दखल। अब सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी हुंकार भरने जा रही हैं। प्रियंका गांधी 21 जुलाई को ग्वालियर आ रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता सिंधिया को चुनौती देता दिखेगा। प्रियंका गांधी की चुनावी सभा के जरिए कांग्रेस एक तीर से 3 निशाने साधने जा रही है। इसमें पहला तीर इस संभाग के 20% दलित वोटर्स को साधे रखना है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां बढ़त हासिल की थी। दूसरा तीर ओबीसी वोटर्स की संख्या ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा है। और तीसरा तीर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके ही गढ़ में मात देना है। वैसे प्रियंका गांधी जी ग्वालियर की जगह छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की सरकार में चली जाती, जहां पर आदिवासी छात्रों को नग्न होकर सरकार की उस नग्नता को उजागर करना पड़ रहा है, उस भ्रष्टाचार को उजागर करना पड़ रहा है, तो शायद बेहतर होता। या फिर कम से कम कोलारस ही चली जाए प्रियंका गांधी, जहां पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दलित महिला को पीट पीट कर गाली देकर मारा। अगर प्रियंका गांधी ये सब नहीं करती हैं तो ये प्रतीकात्मक दौरे उत्तर प्रदेश की तरह ही फेल साबित होने वाले। कल भारी जनसैलाब प्रियंका जी की सभा में होगा। वो जनसैलाब ग्वालियर से चलकर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा और इनकलाब के साथ ग्वालियर की गद्दार करने वाले लोगों की छाती पे खूंटा ठोकेंगे। अब आपको इस पूरी कवायद के पीछे की वजह भी बताते हैं कि आखिर ग्वालियर चंबल संभाग इतना अहम क्यों है। दरअसल इस संभाग में 8 जिले आते हैं, जिनमें विधानसभा की 34 सीटें हैं। दोनों दलों की इन्हीं सीटों पर नजर होती है, क्योंकि यहाँ जिसे जितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी उसका सत्ता तक पहुँचने का रास्ता उतना ही आसान रहता है। 2018 के विधानसभा चुनाव पर नजर दौड़ाएं तो यहाँ की 34 सीटों में से कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को महज 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। हालांकि लंबे समय से निष्क्रिय बीएसपी एक बार फिर दम भरती नजर आ रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में प्रियंका गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि इसी अंचल से बीजेपी के कई दिग्गज आते हैं। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा प्रमुख हैं। लेकिन इस मिशन में प्रियंका गांधी का टारगेट खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, क्योंकि अब सिंधिया लगातार कांग्रेस को अपने निशाने पर ले रहे हैं। अभी हाल ही में महागठबंधन की इंडिया नाम पर भी सिंधिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था। प्रियंका गांधी के दौरे के बाद ग्वालियर चंबल का सियासी पारा कहां पहुंचता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा गढ़ में प्रियंका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या प्रियंका गांधी के दौरे से ग्वालियर चंबल का चढ़ेगा सियासी पारा? क्या प्रियंका के जरिए कांग्रेस साध पाएगी ग्वालियर चंबल? क्या एक तीर से 3 निशाने साध रही कांग्रेस? क्या सिंधिया के बिना कांग्रेस के लिए ग्वालियर चंबल साधना एक बड़ी चुनौती? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ आप सबका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और ग्वालियर चंबल भी भारतीय जनता पार्टी का एक अभेद गढ़ रहा है, लेकिन पिछले चुनावों से ग्वालियर चंबल अंचल की हवा बदली है। और पिछले उपचुनावों की बात करें या नगरीय निकाय के चुनावों की बात करें, दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले वहां कांग्रेस ज्यादा मजबूत दिखी। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की मजबूती 2018 के विधानसभा के जो चुनाव थे उसमें ऐसा देखा गया कि यह मजबूती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भारतीय जनता पार्टी में आना
और उसके बाद भी ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को जो मजबूती मिली है, तो कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल को अपना एक पावर सेंटर मान रही है। वैसे तो मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी जी का ये दूसरा दौरा है। अगर देखा जाए तो वो उसके पहले महाकौशल में आ चुकी हैं। माँ नर्मदा के पूजा आरती से लेके उन्होंने कार्यकर्ताओं का संबोधन किया, लेकिन उनकी उस सभा में बहुत भीड़ नहीं आई थी। इसको लेकर आला कमान ने अपनी त्योरियां भी चढ़ाई थी। तो अब ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर कांग्रेस काफ़ी तैयार है और उनका कहना यह है कि ग्वालियर चंबल अंचल में एक बड़ा शंखनाद होगा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने अपने देशज भाषा में कहा है कि बिल्कुल मतलब छाती ठोक कर यहाँ से कांग्रेस जीतेगी और विरोधियों के सीने पर खूंटा ठोक देंगे। यह देशज भाषा है वहाँ की। और बहुत ही ज़मीनी नेता हैं कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह। और चंबल अंचल में, ग्वालियर चंबल अंचल में जब भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत से सामने आती थी, तब भी उनकी जो विधानसभा सीट है लाहौर, वो अभेद रही है। वहाँ से लगातार वो जीतते आए हैं। तो अब वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो सिंधिया जी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। और उस गढ़ से क्या कांग्रेस एक नई इबारत गढ़ पाएगी, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अभय प्रताप सिंह यादव जी, हमारे साथ हैं। और पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। आदरणीय रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, पवन जी, प्रियंका जी आ रही हैं, सिंधिया जी का भी गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी का भी गढ़ रहा है। हालांकि पिछले चुनावों से कांग्रेस वहाँ खासी मजबूत दिख रही है। तो क्या आप उसी जगह से, चूंकि महाकौशल में उतना आपको प्रतिसाद मिला नहीं, उतनी भीड़ आई नहीं, जो भी कारण रहे हों, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल से आप वो सब चीज़ें ठीक करके और एक बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस दौरे को लेकर, क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, चुनाव का समय आता है और चुनाव का समय जब नहीं भी रहता तो हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एक साधारण प्रक्रिया में दौरा करता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। साधारण प्रक्रिया है कि भाई चुनावी प्रचार है, हमारी बड़ी नेता है, वो दौरा करने आएंगी। भारतीय जनता पार्टी आज हमारी बात करने की बड़ा प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता आते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जबरदस्ती का इवेंट बनाने का प्रयास करती है। हम तो विपक्ष में, हमारी विपक्ष की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के अंतर्गत वो आ रही हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगी। और जिस तरह का भय और झूठ का फरेब का माहौल इस प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उसके खिलाफ लड़ने का, हम आम जनता के साथ रहने का एक हमारा प्रयास है कि आम जनता को बल मिले, आम जनता को ताकत मिले। कि जिस तरह झूठ ये 2014 से बोल के आए हैं, उस झूठ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हम आम आदमी के साथ खड़ी है। और हम वही चीज हम अपने भाषणों में जो बोलते हैं, हमारे नेता आम जनता की आवाज की बात करते हैं, इनके जैसे बतौलेबाजी नहीं करते, इनके जैसे झूठ नहीं बोलते हैं। हमारी प्रियंका गांधी जो बोलती है, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, उसी को बताने का प्रयास है। माननीय कमलनाथ जी ने जो बोला है, मेरा वो काम एक सवाल करेंगे। है यहाँ, मुझे आप उसको विरोध में काउंट मत करना। जैसे ये आपकी पार्टी की बड़ी नेता हैं, जैसा आपने कहा, जैसे किसी भी पार्टी में बड़ा नेता होता है तो वो कैसे होता है, उसके अनुभव के आधार पर होता है। और तमाम चुनाव, कितने चुनाव जीते, कितने चुनावों में गए। आज राहुल जी उतना अनुभव कर चुके हैं हासिल, लेकिन प्रियंका जी तो पिछले चुनाव से ही आई हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उन्होंने कहा था, और वो बहुत फ्लॉप शो साबित हुआ एक तरह से, क्योंकि आशातीत सफलता मिली नहीं, बहुत कम 2 सीटों पर रह गए आप वहाँ। तो बड़ा, जब आप जिनको अनुभव नहीं है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और भी बड़े नेता हैं आपके यहाँ, उनको कोई भी बड़ा कहेंगे तो बड़ा मानना पड़ेगा। लेकिन जब आप नए नेतृत्व को बड़ा नेता कह देते हैं, तब ये सवाल और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और ज़्यादा गहरा हो जाता है कि बड़े का मतलब ही गांधी परिवार है। मैं गहराई को कम कर देता हूँ। मेरा मतलब ये है कि बड़ा किस आधार पे बनता है। सिर्फ बड़ा चुनाव लड़ने के आधार से नहीं बनता। वो उस परिवार की बेटी है जो बचपन से ही खून देखती आई है कि जिस तरह के उनके पूर्वजों ने त्याग किया, बलिदान किया, उन्होंने कितना अपनों को खोया है, कितना इस देश में त्याग और बलिदान में उनके परिवार की भागीदारी रही है, वो बचपन से देखती हुई आई है। इसलिए हमारे ख्याल से बहुत बड़ी नेता है हमारी नजरों में। और बाकी जो भी सब बड़े नेता है, इस देश को आजाद कराने में उस परिवार का कितना बड़ा योगदान रहा, उस योगदान की हर पल की वो गवाह रही हैं।
इसलिए बड़ी नेता है वो। उस पीड़ा को, उस दुख को उन्होंने महसूस किया है, इसलिए हमने बोला बड़ी नेती। हमारी राष्ट्रीय महासचिव है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, इसलिए हमारे लिए बड़ा नेता ही है, और इस देश और प्रदेश के लिए गांधी परिवार से जुड़ी हो, इसलिए बड़ी नेता है। ये हमारा बोलने का रीजन था। और दूसरा जो ये बात कर रहे, जो बात ये कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज हमारी बात करते हैं, आज प्रियंका गांधी की बात करते हैं। हम तो सिंपल सी बात करते हैं कि अब 2014 के बाद की बात करिए। आपको तो बोलना चाहिए कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबको ही आ जाए, लेकिन हमारे मोदी जी ने, हमारे शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे मील के पत्थर गाड़े हैं, ऐसे ऐसे व्यापम के घोटाले किए हैं, ऐसे ऐसे किसानों की हत्याएं की है, ऐसा ऐसा महाकाल का घोटाला किया है कि आपके आने से कुछ नहीं होगा। ये अपनी बात नहीं बताते हैं, ये बड़ी बड़ी बात करेंगे। अरे हम कहते हैं चुनावी समर में आता है आदमी और अपने कामों को बताता है। आप में दम है तो काम को बताइए, उन कामों को लेके जाइए कि हमने पहले ये वादे किए थे, ये पूरे किए, अब ये नए वादे हैं। एक पुरानी बात कोई नहीं करता भारतीय जनता पार्टी का नेता, कोई 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं करता, कोई 100 दिन में काला धन की बात नहीं करता, कोई किसानों की कर्ज माफी की बात नहीं करता है। इस देश पे कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। अब आप बात करने तो दो, कर लेते हैं। अभय प्रताप जी, देखिए उन्होंने, आप लोग जब कैसे बड़ा नेता है ये भी मैंने शंका समाधान करा दिया। दूसरा, इन सारे मुद्दों पर आप बात नहीं करते, उनका कहना है। देखिए, कोई भी प्रदेश में आए जाए, इससे भारतीय जनता पार्टी को ना तो कभी लेना देना रहा है, सभी अपना प्रयास करते हैं। पहली बार प्रयास नहीं कर रहे हैं, 2003 के बाद लगातार प्रयास कर रहे हैं, आज अपन 2023 में बैठे हैं। उपचुनाव में भी इन्होंने प्रयास किए थे, क्या रिजल्ट जनता ने दिए हैं वो जनता तय करती है कि विकास के काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर लगातार भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्रों में चुनकर आ रही है तो जनता का मत प्राप्त कर रही है, तो इसका मतलब है कि विकास के काम उन तक पहुंच रहे हैं। पवन जी अच्छे तेजी से अपनी बात रख लेते हैं और उसको जुझारूपन से रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश में कुछ हुआ नहीं। 40,000 किलोमीटर सड़कें छोड़ के गए थे, आज 4 लाख किलोमीटर है। 5,000 मेगावाट की बिजली बनती थी, आज जो है करीब 25,000 मेगावाट है। 7,500 रकबा था, आज करीब 45 लाख हेक्टेयर रकबा है। तो हर क्षेत्र में इंदिरा आवास 2-3 देते थे, आज हर पंचायत में 200 करीब प्रधानमंत्री आवास हो गए। बिजली की 24 घंटा उपलब्धता है। जो है सड़क की जो मैंने आपको बताई है कि उज्ज्वला गैस के कनेक्शन, मैं अगर बात करूं तो इतना लंबा हो जाएगा, योजनाओं को गिनाऊंगा, लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन वर्गों के लिए काम किया है वो वर्ग वो थे जिन्हें 50-60 साल के कांग्रेस के शासनकाल में छूटा हुआ, या जिसे कह रहे इन्होंने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया तो आपने देखा होगा कि 2014 से लगातार आज मोदी जी भी केंद्र में है और भारतीय जनता पार्टी की 2020 से सरकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो जनता के बीच जाती है, जनता के लिए काम करती है, जनता ही उस काम का परिणाम देती है। जी, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सर, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी अब बड़े नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने सक्रिय राजनीति से अभी न किसी पद पर हैं और न किसी पार्टी के अभियान पर हैं। तो एक चीज हो गई है, क्योंकि जब वो पद पर रहे और पार्टी के अभियानों में शामिल हुए बढ़ चढ़कर, तब लगातार असफलताओं का दौर उनके साथ रहा, तो एक तरह से उनके पीछे ये लग गए, एक ठप्पा लग गया कि असफल नेता। अब राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पहले ही थी गैर राजनीतिक। लेकिन उसी बीच में हिमाचल और कर्नाटक जीते तो जीत का सेहरा बंधा। कुल मिलाकर ये है कि प्रियंका जी अब फ्रंट फेस पर हैं और अब ये देखना चाहती है कांग्रेस के क्या प्रियंका जी कुछ कमाल कर सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर लोग कहीं ना कहीं इंदिरा जी जैसा एक छवि देखते हैं। और राहुल जी बड़े नेता हो गए हैं, तमाम वैश्विक मंचों पर बात कर रहे हैं, देश की भी बात कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, हार जीत का सेहरा भी उनके सिर बंध रहा है। लेकिन एक डायरेक्ट कोई उनको टारगेट नहीं कर सकता कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि जब चुनाव चल रहे थे वो यात्रा निकाल रहे थे, वो गुजरात नहीं गए, गुजरात में हारे तो हार का ठीकरा उन पर नहीं फूटा, लेकिन कर्नाटक में जीत का सेहरा उनके सिर बंधा। क्या कहें? निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और कांग्रेस की ये एक रणनीति रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी को वाकई थोड़ी असफलता तो मिली,
और लेकिन उस असफलता का कारण राहुल गांधी जी का अपना व्यक्तित्व जितना होगा उतना होगा, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी की सक्रियता और नरेंद्र मोदी के कुछ निर्णय और नरेंद्र मोदी के प्रति जो लोगों का झुकाव है वो उसका प्रभाव भी पड़ा है। लेकिन फिर भी अब कांग्रेस ने एक नया प्रयोग किया है, वो प्रियंका जी को लेकर के आई है और मुझे जो लग रहा है कि अंदरूनी तौर पर कुछ ना कुछ सेक्टर का और काम का बंटवारा जरूर होगा राहुल जी के बीच में और प्रियंका जी के बीच में, और इन दोनों लोगों को, दोनों नेताओं को वो देश भर में स्थापित करके कांग्रेस अपनी खोई हुई जो साख है उसको फिर से प्राप्त करने की कोशिश वो कर रही है। जैसे अभी हमने जो सारे विरोधी दल के नेताओं की बैठक में भी देखा, उसमें भी बराबर ये कोशिश रही थी, जोड़ा सबको था, लेकिन ये कोशिश जरूर थी कि कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार वापस को ले ये उनकी कोशिश रही थी। अब प्रियंका जी का ये ग्वालियर का, यद्यपि चुनाव के समय सारे दिल्ली के नेताओं के दौरे लगते हैं तो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत है, लेकिन ग्वालियर का ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो गया जो आपने भी कहा है, क्योंकि वहाँ एक समय कुछ भी हो सिंधिया जी का एक प्रभाव रहा। हम थोड़ा सा 67 से लेकर 80 तक का क्षेत्र छोड़ दें, 1967 से 80 तक का, जबकि माधव राव और राजमाता जी दोनों जनसंघ और भाजपा में रही हैं, क्योंकि 67 से पहले राजमाता जी कांग्रेस में ही रहीं, फिर 67 में जब वो आई तो पूरा परिवार जनसंघ में और भाजपा में आया, लेकिन 80 में फिर माधव राव कांग्रेस में चले गए, तो कहीं ना कहीं महल की राजनीति बंटवारे में होती चली गई। अब फिर इस बार पूरा महल जो है वो भाजपा के साथ है, तो ऐसी स्थिति में वो फिर कांग्रेस को एक लाभ ये हुआ कि नगरीय निकाय चुनाव में ग्वालियर जीता और आसपास उनको सफलता मिली। तो मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता को चार्ज करना है उनको मध्य भारत और उस क्षेत्र में। वहां पर एक बात और कहना चाहूंगा नवीन जी, ग्वालियर चंबल संभाग में एक मानसिकता भी रही है, महल के समर्थक और महल के विरोधी वो भाजपा में भी रहे और कांग्रेस में भी रहे। तो मुझे जो लग रहा है कि अब कांग्रेस की ये रणनीति होगी कि महल के विरोधी जितने लोग हों, भले ही भाजपा में भी क्यों ना हो, भाजपा के समर्थक हों, उनको कहीं ना कहीं वो सेंट्रलाइज कर सके। इसलिए कांग्रेस इस बार प्रियंका जी के दौरे पर बहुत ज़्यादा फोकस करेगी और कहीं ना कहीं उपस्थिति की दृष्टि से भी फोकस करेगी, नेताओं की दृष्टि से भी फोकस करेगी, और बहुत संभव है, अब ये कह नहीं सकते कि, लेकिन मुझे संभावना लग रही है कि एक आध किसी व्यक्ति को कांग्रेस में ज्वाइन भी करा सकते हैं या उसकी भूमिका बन सकती है इस यात्रा में। जी अभय जी, ये वैसे तो सिंधिया जी कांग्रेस में जब थे तो चुनाव अभियान समिति के वो सूत्रधार रहे हैं। अब यहाँ चुनाव अभियान समिति का प्रबंधन है नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास, और एक अंदर खाने की ये खबरें आती हैं कि भले ही नरेंद्र सिंह तोमर जी एक ऐसे नेता हैं कि वो किसी का विरोध बहुत ज़्यादा प्रगटीकरण नहीं करते उसका, लेकिन दोनों के बीच में अपना एक वैसा समन्वय नहीं है, क्योंकि अभी तक दोनों विरोधी दलों में थे। अब सिंधिया जी पहले उनके पास फ्री हैंड होता था तो वो चीज़ें उस हिसाब से कर पाते थे। एक तो सिंधिया जी का गढ़, वो उस पर क्वेश्चन मार्क है, दूसरा पहले भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा, उस पर तो क्वेश्चन मार्क लग ही चुका है। तो बड़ा समन्वय बनाने की ज़रूरत है इस बार, क्योंकि अगर वो समन्वय खराब हुआ तो ग्वालियर चंबल अंचल से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। देखिए, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी बहुत वरिष्ठ नेता है, मध्य प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष भी 2 बार रहे हैं। उन्हें पूरे प्रदेश के एक एक जिले, एक एक कार्यकर्ता से उनका जीवंत संपर्क है। और जहां तक ग्वालियर चंबल का है तो लगातार दोनों नेता हमारे द्वय वहीं से आते हैं, तो निश्चित तौर पर जब उन्होंने एक दूसरे की ताकतों का भी अध्ययन है और जब वो समन्वय बैठ के बनाएंगे तो ग्वालियर अंचल में बहुत बेहतरीन हमारे रिजल्ट आएंगे। तो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के बनने के चुनाव प्रबंधन समिति का प्रदेश संयोजक बनने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूत मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं का, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज या चलायन कर रही है, पुस्टअप कर रही है, भारतीय जनता पार्टी में भी माननीय नरेंद्र सिंह जी के अनुभवों का, उनके काम का जो लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जो हमारे नेतृत्व का जो लक्ष्य दिया है आप देखना भारतीय जनता पार्टी भारी मेजॉरिटी में। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ पवन जी। अभी तो ग्वालियर चंबल अंचल तो आपके लिए एक अच्छा लैंडिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसीलिए शायद महाकौशल के बाद, महाकौशल में उतना आशातीत सफलता नहीं मिली थी उनके दौरे को, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में चूंकि गोविंद सिंह जी एकदम खांटी नेता हैं, जमीनी नेता हैं, वो जो कहते हैं उसको करने में विश्वास है उनका,
तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त कार्यक्रम होगा और ऐतिहासिक होगा, तो वैसा भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ग्वालियर चंबल अंचल में अब सिंधिया जी आपके साथ थे, अब नहीं है, तो उस फैक्टर को कैसे देखते हैं? नहीं, सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे अच्छा फैक्टर यही कि सिंधिया जी आज हमारे साथ नहीं है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और दूसरा, अभय जी की बातों का जवाब देना चाहता हूँ। जो अभय जी बोल रहे थे, अभय जी और भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पे नहीं जीतती है, ये मैनेजमेंट से जीतते हैं, ये इवेंट से जीतते हैं। अगर ये काम से जीतते होते तो प्याज के रेट में, जब प्याज का रेट बढ़ता था तो सरकारें बदल जाती थी। आज इतनी महंगाई है तो सरकार बदल जाती। ये मैनेजमेंट है, कोई ना कोई मैकेनिज्म काम कर रहा है, और जिस दिन उस मैकेनिज्म की पोल खुलेगी उस दिन क्या हालात होंगे सब आप देखिए। कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई मानता नहीं इस बात को, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि देख लीजिएगा उस मैकेनिज्म जिस दिन पोल खुलेगी, व्यापार जैसे कितने घोटाले हैं वो सब कुछ सामने आ जाएगा। आज ये बड़ी बात बोलते हैं अभय जी अभी बोलते हैं बिजली की बात। आज भारतीय जनता पार्टी का बिजली 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 करता रहे, तुम्हारा कैसा बिजली का उत्पादन इतना ज्यादा है कि आप उद्योगपतियों को बिजली दे देते हो और किसान जो गरीब आदमी है उसको कुड़की करते हो, उसके ऊपर केस लगवाते हो, उसके घर का सामान फेंकते हो। हमारी कमलनाथ जी ने बड़ा खराब काम किया, फिर भी हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। ये उद्योगपतियों की सरकार, उद्योगपतियों को बिजली दे देंगे लेकिन आम जनता गरीब को बिजली नहीं देंगे। ये किसानों की ब्याज माफ करेंगे और उद्योगपतियों का 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर देंगे, उद्योगपतियों का कर्जा नहीं माफ करेंगे। तो मेरा निवेदन यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को आम जनता कहना चाह रहे हैं, बोल सकते हैं आप। ये अभी ओबीसी की बात करते हैं, अभय जी ओबीसी की बात कर रहे थे। ओबीसी को कितना आरक्षण दिया आपने? ओबीसी को आपने सिर्फ ठगा है, आपने छलने का प्रयास किया है। ओबीसी को कभी आपने आरक्षण नहीं दिया, अपने आदिवासी भाइयों को कभी आरक्षण नहीं दिया। आपने सोचा कि अभी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके आप बड़े बड़े मसीहा बन जाओगे। आज एनसीआरबी की रिपोर्ट में आदिवासियों में नंबर 1 में मध्य प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इवेंट की राजनीति करती है और इवेंट के कार्ड और ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। अगर ये दम है तो मैं कहता हूँ 2014 के बाद की बात कर ले और मैं 15 महीने की कमलनाथ सरकार के कामों पे बात करता हूँ, अपने आप निर्णय हो जाएगा। लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता उन कामों पर बात नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी नए सबूके लेकर के आते हैं, पहले ये यात्रा निकालेंगे, फिर गौरव पर्व मनाने लगेंगे। पहले जब यात्रा निकाली, गौरव पर्व क्यों मनाने की जरूरत पड़ी? अगर आपने इतना काम किया है लोगों के हित में, उस कामों को आम जनता महसूस कर रही होती। आपने युवाओं को ठगा, 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया और जब युवा रोजगार मांगने आता है तो बोलते हैं पकौड़े चलो। चलिए, बातों का हिसाब हो गया होगा, चर्चा जैसा फील आ गया होगा, उसी कारण परिणाम है कि भाजपा जीत रही है। ये चर्चा जैसा फील आ गया होगा, अब तो आ ही गया होगा, इसी में ही आता है। तो अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। रमेश जी, जिस प्रकार से 2 बड़े महत्वपूर्ण वो हैं कि एक तो पहले भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है ग्वालियर चंबल अंचल, और कांग्रेस ने उस पर बढ़त बनाई है, और जब बढ़त बनाई तब कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के हाथों में थी। 2018 में अच्छा प्रतिशत मिला, चुनाव अभियान समिति के वो अध्यक्ष थे। अब इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पर है, नरेंद्र सिंह तोमर जी का चुनावी प्रबंधन दांव पर है, भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक क्षमता दांव पर है, और दांव पर है प्रियंका जी की साख और कांग्रेस का वो भरोसा विश्वास के जो 2018 में था वो कायम है कि नहीं। तो बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट हो जाएगा इस। ये वैसे बिल्कुल आपने सही कहा। ग्वालियर चंबल संभाग विशेषकर कांग्रेस के पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी सीटें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन भाजपा के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें नरेंद्र तोमर जैसे बिल्कुल आपने दोनों सही नाम लिए। ऐसी स्थिति में ये ग्वालियर चंबल संभाग भाजपा के लिए इस बार बहुत ज़्यादा चुनौती होगी। उसको अगर कम से कम, जैसे अभी शायद ग्वालियर चंबल संभाग में कुल मिलाकर के 17-18 सीट हो गई हैं, तो कुल मिलाकर के इसमें कम ना हो ये उनको वाकई करना पड़ेगी। और मुझे लग रहा है कि इसकी तैयारी उन्होंने की होगी, कमरा बैठ के उनकी शुरू हो गई होंगी कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की दृष्टि से। तो कांग्रेस अगर अभी जो उनके पास 7-8 सीटें 9 सीटें जितनी भी हैं उसमें से अगर वो 1-2 भी ज़्यादा ले लेते हैं तो भी कांग्रेस की उपलब्धि है। लेकिन भाजपा को वाकई ये बड़ी चुनौती है वहां पर। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो प्रियंका जी भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे ग्वालियर चंबल अंचल में, सिंधिया जी के गढ़ रहे ग्वालियर चंबल अंचल में हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का गढ़ रहे, चाहे वो प्रभात झा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं,
नरेंद्र सिंह तोमर जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं 2 बार, अभी स्वयं में चुनाव प्रबंधन समिति के समन्वयक हैं, तो उनका भी वो गढ़ है, और गढ़ है खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। तो ये गढ़ अब इस बार कैसी इबारत गढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। तो प्रियंका जी का दौरा क्या कुछ नए राजनीतिक समीकरण सामने लाता है, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतनी, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।